बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम बीएसएन फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्मेकोलॉजी 2 पढ़ रहे हैं। फार्मेकोलॉजी 2 में हमने यूनिट 5 स्टार्ट किया हुआ था, ड्रग्स अफेक्टिंग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। उसका लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 हमने पढ़ लिया, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो इसी यूनिट के लास्ट लेक्चर पे है। लेक्चर 4 इसका लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स डिस्कस करेंगे। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो कि लेक्चर 4 है, इसका पार्ट 1 हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय मुशर्रफा अजहर में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ है कि इस लेक्चर के एंड के बाद आप लोग किस एबल होंगे कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जान सकेंगे कि हाइपरटेंशन की फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होती है, किस तरीके से अगर हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाए तो आप उसको मैनेज करेंगे, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग से रिलेटेड वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? तो जब भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाती है नॉर्मल लेवल से और वो इंक्रीज़ रहती है, यानी 3-4 बार चेक करने पे वही रिज़ल्ट आती है कि जो नॉर्मल लेवल है उससे ब्लड का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ आ रहा है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। लिखा है मोस्ट कॉमन कार्डियोवास्कुलर कंडीशन। हाइपरटेंशन एक सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कंडीशन है कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस में से, कि सबसे ज़्यादा ये कॉमन है। ख़ास करके हाइपरटेंशन की जो एसेंशियल हाइपरटेंशन है, इसकी जो टाइप है प्राइमरी हाइपरटेंशन, जिसकी कोई काज मालूम नहीं होती, तो वो बहुत ज़्यादा लोगों में कॉमन होती है। जब आप लोग क्लिनिक्स पे जाओगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि ये कितनी कॉमन कंडीशन है। Persistent and sustained increased blood pressure has damaging effect on heart, brain, kidney, eyes। अब हाइपरटेंशन कौन सी कंडीशन है? ऐसी कंडीशन के जिसमें persistent and sustained increased blood pressure, के persistently यानी लगातार ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहती है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर बरकरार रहती है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन, जिसकी वजह से हार्ट पे भी डैमेजिंग इफेक्ट हो सकती है, ब्रेन पे भी डैमेजिंग इफेक्ट हो सकती है, किडनीज पे और आइज़ पे भी डैमेजिंग इफेक्ट हो सकती है। हार्ट पे डैमेजिंग इफेक्ट इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाती है हाइपरटेंशन की वजह से, माइकार्डियल इन्फाक्शन हो जाती है हाइपरटेंशन की वजह से। ब्रेन पे अगर हम देखें तो ब्रेन पे लोगों को स्ट्रोक हो जाती है हाइपरटेंशन की वजह से। और इसके अलावा किडनीज़ की अगर हम देखें तो ये हाइपरटेंशन की वजह से जो किडनीज़ के कैपिलरीज़ में जो छोटे छोटे कैपिलरीज़ हैं, नेफ्रॉन के जो कैपिलरीज़ होते हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से किडनी डैमेज होती हैं। आइज़ के जो छोटे छोटे कैपिलरीज़ होते हैं उसकी एंडोथेलियल लेयर इस प्रेशर की वजह से ख़राब हो जाती है, और फिर बंदा जो है वो बिल्कुल कैटरेक्ट का शिकार होता है, वो फिर देख नहीं सकता हाइपरटेंशन की वजह से। टाइप्स में लिखा है कि एक प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है और एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है। प्राइमरी हाइपरटेंशन को हम एसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, और इसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक काज नहीं होती। ये आइडियोपैथिक होता है, इसकी काज मालूम नहीं होती, कोई ख़ास इसकी स्पेसिफिक काज नहीं होती। तो 95% केसेस हाइपरटेंशन के यही वाले होते हैं, प्राइमरी वाले, जिसे हम एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन ऐसी हाइपरटेंशन जिसकी कोई स्पेसिफिक काज मालूम हो, कोई दूसरा स्पेसिफिक डिजीज़ हो बॉडी के अंदर जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो, तो इसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, 5% ऑफ केसेस मिलते हैं पूरे ओवरऑल 100% केसेस में से 5% ऑफ केसेस जो होते हैं वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन के होते हैं।
इटियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन। अब देखिए हाइपरटेंशन की इटियोलॉजी क्या हो सकती है, इसके काजेस क्या हो सकते हैं। तो लिखा है स्पेसिफिक काज ऑफ हाइपरटेंशन इस्टेब्लिश इज ओनली 5 to 10% ऑफ पेशेंट। जो स्पेसिफिक काज होती है कोई ख़ास डिजीज़ जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो, तो ये सिर्फ 5 to 10% जो पेशेंट है उसमें में भी हो सकता है कि 5 to 10% पेशेंट को ऐसा हाइपरटेंशन हो जिसका काज मालूम हो जो कि किसी दूसरे डिजीज़ की वजह से हो। पेशेंट इन whom no specific cause of hypertension are said to have essential or primary hypertension। और वो पेशेंट जिनमें हाइपरटेंशन की कोई स्पेसिफिक काज मालूम नहीं होती जो कि आइडियोपैथिक होती हैं, तो उसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन या प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है। पेशेंट विद ए स्पेसिफिक इटियोलॉजी आर सेड टू हैव सेकेंडरी हाइपरटेंशन। और वो पेशेंट जिनकी हाइपरटेंशन की स्पेसिफिक काज अगर मालूम हो, स्पेसिफिक इटियोलॉजी का पता हो, तो उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। Genetic factors, psychological stress and environmental and dietary factor is contributing to the development of hypertension। Hypertension के development में कौन से चीज़ों का हाथ होता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें अपना रोल अदा करती है कि उनकी चीज़ों की वजह से जाके हाइपरटेंशन डेवलप होती है। तो वो जेनेटिक फैक्टर है। अगर किसी के जेनेटिक्स में ये है कि उन लोगों को हेरिडिटी में मिला हुआ है, यानी उनके पेरेंट्स में, उनके पेरेंट्स में अगर हाइपरटेंशन थी तो उनमें भी आ जाती है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, साइकोलॉजिकली वो ठीक नहीं होता मेंटली, तो उसको भी हाइपरटेंशन डेवलप हो सकती है। इन्वायरमेंटल और जो डाइटरी फैक्टर है, यानी ऐसा इन्वायरमेंट है जिस इन्वायरमेंट में ऐसी चीज़ें हो रही है जो कि हाइपरटेंशन को ट्रिगर कर दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्मोकी प्लेस है बहुत ज़्यादा, या फिर एक बहुत ज़्यादा स्मोकर बंदा है, उसका घर है, तो उस घर में जो लोग, एक तो वो बंदा है जो स्मोक करता है, बहुत ज़्यादा करता है, और जो लोग उस घर में रहते हैं और वो स्मोक नहीं करते, तो ये उनके लिए स्मोकी इन्वायरमेंट है कि इस इन्वायरमेंट में रह के उनको भी स्मोकिंग की वजह से वो हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है। तो इसीलिए इन्वायरमेंटल और डाइटरी फैक्टर में से बहुत ज़्यादा जो फैटी मटेरियल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपरलिपिडिक जो फूड्स होते हैं, तो ऐसे फूड्स इनकी वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा डायबिटीज़, अगर शुगर किसी का हाई होता है, डायबिटीज़ अगर हो जाती है, तो उन लोगों को भी हाइपरटेंशन फिर हो जाती है। द हेरिटेबिलिटी ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन इज़ एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 30%। और ये जो एसेंशियल हाइपरटेंशन है, जो प्राइमरी वाला हाइपरटेंशन है, तो ये हेरिडिटी की वजह से भी होता है। अबाउट 30% ये हेरिडिटी की वजह से होता है, यानी फैमिलीज़ में रन करती रहती है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर के बेसिस पे हाइपरटेंशन को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। हाइपरटेंशन मीन्स व्हेन द ब्लड प्रेशर इज़ हायर देन 140/90 मिलीमीटर ऑफ मार्करी। लिखा है कि हाइपरटेंशन का मतलब ये है कि अगर ब्लड प्रेशर यानी मोर देन वन चेकअप अगर आता है कि 140/90 है, यानी 140/90 है या इससे ज़्यादा है, तो इसको हम फिर कहते हैं कि ये हाइपरटेंशन का पेशेंट है, क्योंकि मोर देन वन चेक इसका जो ब्लड प्रेशर है वो 140/90 mmHg आ रहा है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ब्लड प्रेशर कैटेगरीज। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन वालों ने ब्लड प्रेशर के कुछ कैटेगरीज रखे हुए हैं, जिसमें कैटेगरी में देख लें कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर की कैटेगरी इन लोगों ने रखी हुई है कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो लेस देन 120 होता है, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो लेस देन 80 होता है। तो जिन लोगों का एडल्ट्स का, ये एडल्टहुड के लिए है स्टूडेंट्स, यानी जो लोग एडल्ट्स हैं, तो एडल्ट्स के लिए आफ्टर द एज ऑफ 18 या फिर आफ्टर द एज ऑफ 17, उन लोगों की अगर हम चेक करें ब्लड प्रेशर और उनकी ब्लड प्रेशर लेस देन 120 और लेस देन 80 डायस्टोलिक प्रेशर और लेस देन 120 सिस्टोलिक प्रेशर उनकी आ जाए, तो हम कहेंगे कि इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मींस कि जो सिस्टोल के दौरान जो ब्लड की प्रेशर होती है, जो कि मैक्सिमम यानी नॉर्मल जो है वो 120 होती है एडल्ट्स में। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो हार्ट के रिलैक्सेशन के दौरान जो प्रेशर होती है उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और ये लेस देन 80 होती है नॉर्मल एडल्ट्स में।
प्री हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? प्री हाइपरटेंशन वो स्टेज है जिसमें अगर ब्लड प्रेशर 120 से लेके 139 आ रहा है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से लेके 89 तक जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं प्री हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन में जब चला आता है तो हाइपरटेंशन के 2 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 हाइपरटेंशन और स्टेज 2 हाइपरटेंशन। स्टेज 1 हाइपरटेंशन हम तब कहेंगे जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 टू 159 होगी और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 टू 99 होगी, तो इस टाइम हम कहेंगे कि ये स्टेज 1 हाइपरटेंशन है। और स्टेज 2 हाइपरटेंशन हम तब कहेंगे कि अगर 160 और 160 से अबाव हो गई सिस्टोलिक प्रेशर और 100 या 100 से अबाव आ गई डायस्टोलिक प्रेशर, तो इसको हम कहेंगे कि ये हाइपरटेंशन स्टेज 2 है। और हाइपरटेंशन क्राइसिस हम कब कहते हैं? हाइपरटेंशन क्राइसिस एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है, इसमें इमरजेंसी केयर की नीड होती है। अगर इसमें इमरजेंसी केयर ना दिया जाए तो पेशेंट स्ट्रोक की वजह से या फिर किसी और कॉम्प्लिकेशन की वजह से डेथ में जा सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। तो अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 से हायर आ रहा है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से हाई आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन क्राइसिस। तो ये रीडिंग्स आप याद रखिए स्टूडेंट्स, इन रीडिंग से एमसीक्यूज बन सकती हैं कि कौन से स्टेज में कितना ब्लड प्रेशर होता है। ओवरव्यू देख लें। ओवरव्यू में आप लोगों को समझाया जा रहा है कि कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं ब्लड प्रेशर को। तो वो मेजर फैक्टर्स क्या होती हैं? तो सबसे पहले बेरोरिसेप्टर्स एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये 2 सिस्टम हैं, बेरोरिसेप्टर एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बेरोरिसेप्टर्स प्रेशर रिसेप्टर होते हैं। जब भी ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाती है तो बेरोरिसेप्टर उसको उस जो मैसेज है उसको रिसीव करती हैं कि प्रेशर में कमी आ रही है, और फिर ये वो मैसेज ब्रेन को भेज देती है। तो फिर ब्रेन के थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाती है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब स्टिमुलेट हो जाती है तो वेजो कंस्ट्रक्शन और हार्ट रेट का इंक्रीज़ होना, ये सब कुछ हो जाता है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाती है। और रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है इसमें ये होता है कि रेनिन जब भी किडनीज़ को ब्लड फ्लो कम हो जाती है हाइपोटेंशन की वजह से, जब यानी ब्लड प्रेशर जब कम हो गया और किडनीज़ को ब्लड फ्लो कम हो गई, तो वहाँ पे किडनीज़ के थ्रू जक्स्ट्रा ग्लोमेरुली जो सेल होते हैं वहाँ से रेनिन एक हार्मोन है ये रिलीज़ होती है। रेनिन जब रिलीज़ होती है तो ये जो एंजियोटेंसिनोजिन है उसको कन्वर्ट करती है एंजियोटेंसिन 1 में, और फिर एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होना पड़ता है। और जब एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाती है तो एंजियोटेंसिन 2 एक ऐसी चीज़ होती है कि वो ब्लड वेजल्स में भी कंट्रक्शन काज करती है और साथ में एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन करती है। और जब एल्डोस्टेरोन सिक्रीट हो जाता है तो एल्डोस्टेरोन का फंक्शन ये होता है, एल्डोस्टेरोन जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है, वहाँ से रिलीज़ होती है। जब एल्डोस्टेरोन रिलीज़ होती है तो ये किडनीज़ पे जाके वाटर और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करती है, जिससे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा लिखा है कि ब्लड वॉल्यूम जितनी इंक्रीज़ होगी वो भी ट्रिगर करेगी कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करे। वेनस स्टोन अगर इंक्रीज़ होगी यानी वेजल्स के अंदर टोनिसिटी इंक्रीज़ है तो कंस्ट्रक्शन जो है वेजो कंस्ट्रक्शन होगी, तो इससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ आएगी। आर्टियोलर टोन मीन्स के आर्टरीज़ के अंदर जो उनकी टोनिसिटी होती है वो भी अगर इंक्रीज़ हो जाए तो इससे पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ आती है, और पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाई ब्लड प्रेशर। पेरिफेरल रेजिस्टेंस जितना इंक्रीज़ होगा उतना ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। अब देख लें कि ये जो बेरोरिसेप्टर और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये, और रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम है ये दोनों सिस्टम मिलके हार्ट रेट को इंक्रीज़ करती हैं, कंट्रक्टिलिटी को ब्लड वेजल्स के अंदर इंक्रीज़ करती है, और जो फीलिंग प्रेशर है ब्लड वेजल्स के अंदर उसको इंक्रीज़ करती हैं। और साथ में अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ है, अगर वेनस टोन ज़्यादा है, आर्टियोरल टोन ज़्यादा है, तो इस सबसे फीलिंग प्रेशर इंक्रीज़ होती है और पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती हैं। और ये जो कंट्रक्टिलिटी का इंक्रीज़ होना है, हार्ट रेट का इंक्रीज़ होना है, इनकी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होती है। तो जो एट्रियल ब्लड प्रेशर होता है वो इक्वल होता है कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय पेरिफेरल रेजिस्टेंस, यानी कार्डियक आउटपुट जितना इंक्रीज़ होगा और पेरिफेरल रेजिस्टेंस जितना इंक्रीज़ होगा उतना ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। बेरोरिसेप्टर एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम।
अब ये जो हमने सिस्टम डिस्कस किया यहाँ पे कि बेरोरिसेप्टर और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अब ये किस तरीके से ब्लड प्रेशर को इन्हेंस करती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो लिखा है बेरोरिसेप्टर आर प्रेशर सेंसर्स, दे आर लोकेटेड इन द कैरोटिड साइनस एंड इन द आयोटिक आर्क, देयर फंक्शन इज टू सेंस प्रेशर चेंजेस। ये जो बेरोरिसेप्टर होते हैं ये प्रेशर सेंसर्स है। ये कहाँ पे मौजूद होते हैं बेरोरिसेप्टर्स? तो बेरोरिसेप्टर्स कैरोटिड साइनस में मौजूद होते हैं। कैरोटिड साइनस कौन सी चीज़ है? तो ये कैरोटिड आर्टरी के अंदर एक आगे पिक्चर आ रहा है, हाँ यहाँ पे देख ले स्टूडेंट्स, इसको कहा जाता है कैरोटिड साइनस। देखिए ये इसको कहा जाता है कैरोटिड साइनस, जहाँ पे बेरोरिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। और ये आयोटिक आर्क है, यहाँ पे भी येलो कलर के जो आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये जो येलो कलर के मौजूद है ये बेरोरिसेप्टर्स हैं, जो कि प्रेशर में जब डिक्रीज़ आ जाती हैं तो उसको ये सेंस करते हैं, ये उसको फिर समझ जाते हैं कि प्रेशर में इंक्रीज़ आ गई है, तो इसको कहा जाता है कैरोटिड साइनस। तो इसी की बात हो रही है कि ये कैरोटिड साइनस में प्रेजेंट होते हैं और आयोटिक आर्क में प्रेजेंट होते हैं, और इनका फंक्शन ये होता है कि प्रेशर में जब चेंजेस आ जाती हैं तो उस चेंजेस को ये रिसीव करते हैं, चाहे वो डिक्रीज आ रही है या फिर इंक्रीज आ रही है। बेरो रिफ्लेक्स और बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, बेरो रिफ्लेक्स या बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स एक होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू ब्लड प्रेशर मेंटेन रहती है, और ये ब्लड प्रेशर को नियरली कांस्टेंट लेवल में मेंटेन रखने के लिए एक बहुत ज़्यादा अहम होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म है। बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स हमें एक तेज़ी से रिपीटली नेगेटिव फीडबैक लूप देती हैं, जिसके थ्रू एलिवेटेड ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर एलिवेट हो जाती है। जब भी हार्ट रेट डिक्रीज़ होती है तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होती है, तो उस टाइम जो बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स है ये हमें एक जल्दी से नेगेटिव फीडबैक दे देती हैं, फिर उसकी वजह से जो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाती हैं। यानी जब कभी ब्लड प्रेशर में डिक्रीज़ आती हैं तो फिर ये जब बेरोरिसेप्टर उसको रिसीव करते हैं तो ऐसे मैकेनिज्म स्टार्ट होते हैं जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होती है, और जब ये ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आती है तो उस टाइम बेरो रिफ्लेक्स हमें एक रिपीटली नेगेटिव फीडबैक दे देती है। उस नेगेटिव फीडबैक लूप के थ्रू एलिवेटेड ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाती है। किस तरीके से डिक्रीज़ होती है? हार्ट रेट को डिक्रीज़ करवाती है ये बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, और हार्ट रेट के डिक्रीज़ होने की वजह से ब्लड प्रेशर फिर डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेरो रिफ्लेक्स और बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स इज ए होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म दैट हेल्प टू मेंटेन ब्लड प्रेशर एट नियरली कांस्टेंट लेवल। यानी ये एक होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म है जो कि ब्लड प्रेशर को नियरली कांस्टेंट लेवल में मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होती है। तो ये एमसीक्यूज बन सकती है कि वो कौन सा होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म है जो कि ब्लड प्रेशर को नियरली कांस्टेंट लेवल में मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होती है। तो आपको याद हो कि इसको बेरो रिफ्लेक्स या बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स कहा जाता है। Homeostasis is a process by which biological system tend to maintain stability while adjusting to condition। अब homeostasis का बता रहा है कि homeostasis एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बायोलॉजिकल सिस्टम में स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है, वो स्टेबल रहती है। जितने भी कंडीशंस आ जाते हैं तो उन कंडीशंस में ख़ुद को एडजस्ट करती है और स्टेबल रहती है। इफ़ होम्योस्टेसिस इज़ सक्सेसफुल लाइफ कंटिन्यूज, इफ़ अनसक्सेसफुल डिज़ास्टर और डेथ ऑकर। अगर होम्योस्टेसिस सक्सेसफुल रहती है तो लाइफ कंटिन्यू रहती है, लाइफ नॉर्मल रहती है, और अगर अनसक्सेसफुल हो जाती है तो फिर डिज़ास्टर आ जाती है, यानी कोई डिजीज़ वगैरह अटैक कर लेते हैं, कंडीशन ख़राब हो जाती है, या फिर इसकी वजह से डेथ भी ऑकर हो सकती है। अब यहाँ पे देख ले स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये राइट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, ये राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ये लेफ्ट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और ये लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, और ये जो कैरोटिड साइनस है ये उस जगह को कहा जाता है जिस जगह में बेरो रिसेप्टर्स यहाँ पे मौजूद होती हैं। तो ये बेरो रिसेप्टर्स इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में मौजूद होती है, ये बात आपने याद रखनी है। एमसीक्यूज बन सकती है कि कैरोटिड साइनस नर्व में ये जो बेरोरिसेप्टर्स होते हैं जो कि प्रेशर को रिसीव करते हैं वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में होते हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में होते हैं। इस तरह की एमसीक्यूज बन सकती हैं। या फिर आपसे ऑप्शन में हो सकता है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, राइट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और बोथ सी एंड डी। तो आप लोगों ने बोथ सी एंड डी का ऑप्शन चूज करना होगा, क्योंकि ये जो बेरोरिसेप्टर्स होते हैं वो राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में मौजूद होते हैं, और इनको कहा जाता है कैरोटिड साइनस रिसेप्टर्स।
इसके अलावा यहाँ पे देख लें, ये जो पिक्चर आपको दी गई है ये लोकेशन इनर्वेशन ऑफ आर्टीरियल बेरोरिसेप्टर्स के, यहाँ पे इनकी लोकेशन आपको बता रही है कि आर्टरीज के अंदर बेरोरिसेप्टर्स की लोकेशन कहाँ पे है। ये आयोटिक आर्क है, यहाँ पे ये बेरोरिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, इसीलिए हम इनको आयोटिक आर्क रिसेप्टर्स कहते हैं। और यहाँ पे देख ले स्टूडेंट्स कि किस तरीके से यहाँ पे ये कैरोटिड साइनस के अंदर ये जो ग्रीन डबल है और ये यहाँ पे आर्टिक आर्क के अंदर, तो ये इस तरीके से जिस तरीके से इस जो क्लिप है इसमें शो हो रहा है, तो इस तरीके से ये प्रेशर को सेंस करते हैं जिस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। फंक्शन ऑफ द बेरोरिसेप्टर्स, अब देख ले इसका फंक्शन आपको बताया गया है कि बेरोरिसेप्टर्स का फंक्शन क्या होता है। तो मेंटेन रिलेटिवली कांस्टेंट प्रेशर डिस्पाइट चेंजेस इन द बॉडी पोस्चर, हमारे बॉडी पोस्चर में चेंजेस आने के बावजूद भी रिलेटिवली जो कांस्टेंट ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन रखना इनका फंक्शन होता है। किस तरीके से ये मेंटेन रखती है, तो देखिए कि ये जो बंदा है ये सुपाइन पोजीशन पे लेटा हुआ है, अब ये खड़ा हो गया, स्टैंडिंग पोजीशन पे आ गया, इसने अपना जो बॉडी पोस्चर है वो चेंज किया, सोया हुआ था सुपाइन पोजीशन पे, उसको चेंज करके ये खड़ा हो गया। तो जब ये खड़ा हो जाता है तो क्या होता है, डिक्रीज सेंट्रल ब्लड वॉल्यूम, जो सेंट्रल ब्लड वॉल्यूम है उसमें थोड़ा डिक्रीज आती है, क्योंकि खड़ा हो गया एकदम से तो थोड़ा उसमें डिक्रीज आती है। तो फिर कार्डिक आउटपुट इसकी वजह से डिक्रीज होती है, क्योंकि सेंट्रल ब्लड वॉल्यूम अगर थोड़ा डिक्रीज हो रहा है तो कार्डिक आउटपुट भी उसकी वजह से डिक्रीज हो रही है। तो फिर डिक्रीज आर्टियल प्रेशर, तो जब कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा तो आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर है वो भी डिक्रीज आएगी। तो ये जो आर्टरीज के अंदर प्रेशर में डिक्रीज आती है इसको बेरोरिसेप्टर एकदम से सेंस कर लेते हैं, और जब सेंस करते हैं, सेंस करने के बाद वेजोमोटर सेंटर तक ये बात पहुंचा लेते हैं, ये मैसेज पहुंचा देते हैं। जब वेजोमोटर सेंटर पे ये बात पहुंच जाती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी इन्हेंस हो जाती है, जिसकी वजह से स्टैंडिंग कंडीशन में इसकी जो ब्लड प्रेशर है वो रिलेटिवली कांस्टेंट प्रेशर तक महदूद रहती है, इससे कम नहीं होती। नॉर्मल रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, नॉर्मल रेगुलेशन किस तरीके से होती है ब्लड प्रेशर की, अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोलिक इक्वेशन arterial blood pressure is directly proportionate to the product of the blood flow, cardiac output and the resistance to the passage of the blood through प्री कैपिलरी आर्टियोल्स यानी पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस, जिसे PVR कहा जाता है। तो लिखा है कि हाइड्रोलिक इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, हाइड्रोलिक इक्वेशन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, तो ये एक इक्वेशन होता है, एक हाइड्रोलिक इक्वेशन है। यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है इसको मेंटेन करने के लिए एक इक्वेशन होती है, यानी ये जो इक्वेशन लिखी गई है कि ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस, तो इसको कहा जाता है हाइड्रोलिक इक्वेशन। तो इसका कहना क्या है हाइड्रोलिक इक्वेशन का, तो लिखा है कि आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द प्रोडक्ट ऑफ द ब्लड फ्लो, यानी जो ब्लड फ्लो की प्रोडक्ट होती है, यानी जो ब्लड फ्लो की प्रोडक्ट क्या है, कार्डिक आउटपुट है। तो ब्लड प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कार्डिक आउटपुट के, एंड रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ द ब्लड थ्रू प्री कैपिलरी आर्टियोल्स। तो ये पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस जो है इसकी डिफिनीशन लिखी गई है कि पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस क्या होती है, ये वो रेजिस्टेंस है कि जब ब्लड की पैसेज होती है तो जो प्री कैपिलरी आर्टियोल्स है वो जो रेजिस्टेंस काज करते हैं उस ब्लड के पैसेज की वजह से, तो उसको कहा जाता है पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस, PVR से जिसे हम लिखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कार्डिक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस के। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होगी, जितना ज़्यादा पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी, उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा, और जितना कम कार्डिक आउटपुट होगा और जितना कम पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस होगा उतना ब्लड प्रेशर भी कम होगा। फिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन, अब हाइपरटेंशन की फिजियोलॉजी देख लें कि किस तरीके से हाइपरटेंशन होती है। तो लिखा है कि सबसे पहले जब हाइपरटेंशन हो जाती है तो फिर क्या होता है, सेंट्रल मैकेनिज्म
हाइपोथैलेमस सबसे पहले जब हाइपोटेंशन हो जाती है तो बेरोरिसेप्टर्स को रिसीव करते हैं, और बेरोरिसेप्टर जब रिसीव करते हैं तो जो वेजोमोटर सेंटर है हाइपोथैलेमस के अंदर उसमें ये बात पहुंचा देते हैं। तो हाइपोथैलेमस से सिंपैथेटिक गैंग्लिया तक मैसेज आ जाती हैं, पोस्ट गैंग्लियन एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग तक ये स्टिमुलेशन पहुंच जाती है। जब पोस्ट गैंग्लियोनिक एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग तक ये मैसेज पहुंच जाती है तो फिर जो आर्टीरियल वाल जो है वो आर्टीरियल वाल के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। इसके अलावा आर्टीरियल वाल के अंदर जब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो जितना पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे जो है उसके थ्रू भी जो आर्टीरियल वाल के अंदर जो पीवीआर है पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस वो इंक्रीज़ होती है। किस तरीके से? जो रेनिन है वो एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करती है एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट करती है एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 फिर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाती है। जब एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होती हैं तो ये वास्कुलर कंट्रैक्शन यानी कंस्ट्रक्शन वेसल्स के अंदर और साथ में एल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन, और एल्डोस्टेरोन का काम ये है कि ये सोडियम और वाटर की रिटेंशन को इंक्रीज़ करती है, जिससे जो आर्टियोरल वाल के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होती है, और जब वो इंक्रीज़ होती है तो फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ आता है। तो इस तरीके से हाइपरटेंशन हो जाती है। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म इन्वॉल्व्ड इन हाइपरटेंशन, तो वो कौन से फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म हैं जो कि हाइपरटेंशन में इन्वॉल्व होती हैं? तो लिखा है कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस। सबसे पहला जो मैकेनिज़्म है फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म जो कि हाइपरटेंशन में इन्वॉल्व होती है वो है कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज सब्जेक्ट टू बैलेंस बिटवीन द कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस। अगर कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस में बैलेंस है, ये बहुत इंक्रीज जब नहीं होते हैं तब जाके का जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहती है, वो नॉर्मल रहती है। जब इसमें इम्बैलेंस आ जाती हैं, जब ये इंक्रीज़ हो जाते हैं तो फिर साथ में ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होती हैं। Most patients with hypertension have a normal cardiac output but a raised peripheral vascular resistance। बहुत सारे पेशेंट हाइपरटेंशन के ऐसे होते हैं जिनमें कार्डियक आउटपुट नॉर्मल होती है लेकिन उनको जो पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होती है। पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस इज डिटरमिन्ड बाय स्मॉल आर्टियोल्स द वॉल ऑफ विच कंटेन स्मूथ मसल सेल। पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से डिटरमिन कर सकते हैं? तो ये हम जो स्मॉल आर्टियोल्स हैं उनके वाल में हम ये डिटरमिन करते हैं, जिनके वाल में स्मूथ मसल्स होते हैं स्मॉल आर्टियोल्स के, तो वहाँ पे हम इसको डिटरमिन करते हैं। इन सम केसेस ऑफ हाइपरटेंशन द पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस इज नॉट रेज्ड एंड द एलिवेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर इज कास्ड बाय रेज्ड कार्डियक आउटपुट विच इज रिलेटेड टू सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी। तो बता रहा है कि बास टाइम इस तरह भी होता है कि पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो कुछ हाइपरटेंशन के पेशेंट में इंक्रीज़ नहीं होती, वो नॉर्मल होती है, लेकिन कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होता है। और ये कार्डियक आउटपुट का जो इंक्रीज़ होना है वो इसलिए इंक्रीज़ होता है क्योंकि सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि कार्डियक आउटपुट के साथ साथ पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए, या फिर ये भी ज़रूरी नहीं है कि पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस के साथ कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज़ हो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ होने के लिए, यानी हाइपरटेंशन बनने के लिए। अगर कार्डियक आउटपुट नॉर्मल है और पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ है तो तब भी हाइपरटेंशन हो सकती है, और अगर पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ है, नॉर्मल है और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ है तो तब भी हाइपरटेंशन हो सकती है। अब देखिए जो दूसरा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है वो है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम अफेक्टिंग द ब्लड प्रेशर। एंडोक्राइन सिस्टम्स में से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम यही रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इफेक्ट होती है। तो एमसीक्यूज़ बन सकती हैं कि वो कौन सा एंडोक्राइन सिस्टम है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करती है। तो ये आपको याद हो कि ये RAAS सिस्टम है, रास सिस्टम है, यानी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है।
Renin is secreted from the juxtaglomerular apparatus of the kidney in response to glomerular underperfusion or a reduced salt intake. रेनिन कब सिक्रीट होती है? आपने ये बात भी याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए कि रेनिन किडनीज के अंदर juxtaglomerular apparatus से सिक्रीट होती हैं और तब सिक्रीट होती है जब इस ग्लोमेरुलस में अंडर परफ्यूजन हो जाए. अंडर परफ्यूजन मीन्स कि ऑक्सीजन की इसमें कमी आ जाए, या फिर इसमें बंदा जो है साल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा कम करता है, तो साल्ट इंटेक की कमी की वजह से भी रेनिन की रिलीज़ होती है यहाँ से. और अगर अंडर परफ्यूजन हो, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो, ब्लड नहीं सही से नहीं पहुँच रहा हो, तो उस टाइम भी ब्लड ना पहुँचने की वजह से भी रेनिन की सिक्रीशन इस जगह से हो जाती है. इट इज़ आल्सो रिलीज इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन फ्रॉम द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. और ये भी है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब स्टिमुलेट हो जाती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेट होने की वजह से भी ये रेनिन रिलीज होती है. रेनिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन टू एंजियोटेंसिन 1. रेनिन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन जो कि लीवर में पैदा होती है, एक इनएक्टिव सब्सटेंस है, इसको कन्वर्ट करती है एंजियोटेंसिन 1 में. ए फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव सब्सटेंस विच इज़ रेपिडली कन्वर्टिंग टू एंजियोटेंसिन 2. अब ये एंजियोटेंसिन 1 भी फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव सब्सटेंस है, फिजियोलॉजिकली इसका कोई फंक्शन नहीं है, तो ये रेपिडली कन्वर्ट हो जाती है एंजियोटेंसिन 2 में. और किसके थ्रू कन्वर्ट होती है? एक एंजाइम है जो कि एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करती है एंजियोटेंसिन 2 में, जिस एंजाइम को हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहते हैं, ACE इसको कहते हैं. तो ACE एक एंजाइम है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करती है एंजियोटेंसिन 2 में. एंजियोटेंसिन 2 इज़ ए पोटेंट वेजोकंस्ट्रक्टर. और अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये एक बहुत ज़्यादा पोटेंट, एक बहुत ज़्यादा पावरफुल वेजोकंस्ट्रक्टर है, वेजल्स के अंदर कंस्ट्रक्शन काज करती है. एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड. और वेजोकंस्ट्रक्टर होने के साथ साथ एड्रिनल ग्लैंड से ये एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करती हैं, उसको इंक्रीज़ करती हैं. तो जब एल्डोस्टेरोन रिलीज़ हो जाती हैं, एल्डोस्टेरोन किडनीज में जाके सोडियम और वाटर की रिटेंशन करवाती है, जिससे ब्लड वॉल्यूम इन्हेंस होता है. और ब्लड वॉल्यूम जब इन्हेंस होता है तो ब्लड प्रेशर इन्हेंस हो जाती है. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को समझाया गया है डायग्राम के थ्रू, यही जो कुछ हमने पढ़ा वो आप लोगों को समझाया गया है. द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम प्लेज एन इंटीग्रल रोल इन ब्लड प्रेशर रेगुलेशन. ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में ये इंटीग्रल रोल प्ले करती है. अब देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है. हाँ, जब भी किडनीज़ के अंदर डिक्रीज इन रीनल परफ्यूजन, तो क्या होता है, जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus अपना काम स्टार्ट कर देता है. अगर ब्लड की कमी आ गई किडनीज़ में परफ्यूजन की कमी आ रही है, तो जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus अपना काम स्टार्ट करता है और ये रेनिन की रिलीज़ करवाती हैं. तो जब रेनिन की रिलीज़ होती है तो तब क्या होता है, रेनिन जब भी यहाँ से रिलीज़ हो जाती है तो ये लीवर के अंदर ये जो एंजियोटेंसिनोजिन बनती है, इनएक्टिव सब्सटेंस है, इसको कन्वर्ट करती है एंजियोटेंसिन 1 में. फिर ये एंजियोटेंसिन 1 भी फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव सब्सटेंस है, तो इसके लिए अल्लाह ताला की कुदरत देखे कि लंग्स के अंदर एक एंजाइम बनती है जिसे हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहते हैं, ACE एंजाइम, जो कि सरफेस ऑफ द पल्मोनरी एंड रीनल एंडोथेलियम. देखिए कि रीनल का जो सरफेस, किडनीज का जो सरफेस एंडोथेलियम है यहाँ से, और लंग्स का जो सरफेस एंडोथेलियम है यहाँ से, ये ACE जो कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, ये रिलीज़ हो जाती है. और जब ये रिलीज़ होती हैं तो ये रिलीज़ होके एक्ट करती है इस एंजियोटेंसिन 1 पे. इस एंजियोटेंसिन 1 पे जब एक्ट करती है तो इससे एंजियोटेंसिन 2 बनती है. अब देखिए एंजियोटेंसिन 2 के फंक्शंस, कि एंजियोटेंसिन 2 का सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये क्या करती है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करती है, इंक्रीज़ करती है उसको. तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जितना इंक्रीज़ होगा उतना हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, उतना वेजल्स के अंदर कंट्रक्शन होगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई आएगी.
दूसरा इसका फंक्शन देख ले कि ये क्या करती है, ट्यूबुलर सोडियम स्टिमुलेट ट्यूबुलर सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटाशियम एक्सक्रीशन H2O रिटेंशन। देखिए ये क्या करता है, पोटाशियम को रिमूव करने को इंक्रीज़ करता है, और जो सोडियम क्लोराइड है उसकी रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करती है, और वाटर की रिटेंशन को इंक्रीज़ करती है। तो जितना सोडियम क्लोराइड जो है वो रीअब्जॉर्ब होगी, उतना वाटर भी उसके साथ रिटेंशन वाटर की होगी, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगी। उसके बाद देख लें, डायरेक्टली किडनीज़ पे एक्ट करती है। किडनीज़ पे एक्ट करके जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है इसको स्टिमुलेट करती है, और यहाँ से एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन करवाती है। तो जब एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन हो जाती है, अब एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है फिर आगे हम देखेंगे। इसके बाद जो इसका तीसरा फंक्शन है, चौथा फंक्शन ये है कि ये आर्टियोरल वेजो कंस्ट्रक्शन, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। अब देखिए कि आर्टरीज़ के अंदर वेजो कंस्ट्रक्शन काज करती है, तो आर्टरीज़ के अंदर जितना वेजो कंस्ट्रक्शन होगा, जितना इसके अंदर आर्टियोरल वेजो कंस्ट्रक्शन इंक्रीज होगी, उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगी। और साथ में क्या करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है, और वहाँ से एडीएच की सिक्रीशन करवाती है, जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, इसकी सिक्रीशन करवाती है, जिसकी वजह से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो ये 5 फंक्शन करती है, टोटली 5 फंक्शन करती है एंजियोटेंसिन 2 जो है ये, और इन 5 एक्शन के थ्रू ब्लड प्रेशर को इन्हेंस करवाती है। तो यहाँ पे जब एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट हो जाता है, एल्डोस्टेरोन इन्हेंस हो जाता है, तो इसकी वजह से वाटर और साल्ट की रिटेंशन होती है, और इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम इंक्रीज़, जो ब्लड की सर्कुलेटरी वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होती है, और फिर जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपेरेटस जो है उसके लिए परफ्यूजन इंक्रीज़ होती है। यहाँ फिर इसको ब्लड भी मिल जाती है, साथ में ऑक्सीजन भी मिल जाती है, परफ्यूजन इसकी इंक्रीज़ होती है। तो इस तरीके से रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम काम करती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। अब आप यहाँ पे ड्रग्स पढ़ेंगे कि किस तरीके से एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट काम करती है, और वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले नंबर पे है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स कौन से ड्रग्स है? डायूरेटिक्स, डाई मीन्स ज़्यादा और यूरेटिक्स मीन्स यूरिन पास करना, कि ये ऐसे ड्रग्स है जो कि डायूरेसिस काज करते हैं, यूरिन को, वो यूरिन की एक्सक्रीशन जो है उसको इंक्रीज़ करवाते हैं, इससे ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाती है। डायूरेटिक्स के 3 टाइप्स मौजूद हैं, जिसमें फर्स्ट वन जो है वो थायजाइड डायूरेटिक्स हैं। थायजाइड डायूरेटिक्स ऐसे डायूरेटिक्स हैं जो कि बेंजोडाइजेपीन्स का जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे ये बने हुए होते हैं। बेंजोडाइजेपीन्स ऐसा केमिकल स्ट्रक्चर के जिसमें डाइजेपिन रिंग और बेंजीन रिंग दोनों जब मौजूद होते हैं, तो इसको हम बेंजोडाइजेपिन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो बेंजोडाइजेपिन जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे डायूरेटिक्स भी बने होते हैं, ये थायजाइड वाले डायूरेटिक्स, इसीलिए हम इसको थायजाइड डायूरेटिक्स कहते हैं। इसके स्ट्रक्चरल बेसिस पे ये नाम दिया गया है। और ये क्या करवाते हैं, ये किडनी से यूरिन की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करवाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है और एक्स्ट्रा साल्ट है वो बॉडी से बाहर चला जाता है, वो एक्सक्रीट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाती है और ब्लड प्रेशर कम हो जाती है। इसके अलावा हाई सीलिंग डायूरेटिक्स है। हाई सीलिंग डायूरेटिक्स लूप डायूरेटिक्स को कहा जाता है। इनको हाई सीलिंग डायूरेटिक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो लफ्ज़ है सीलिंग का मतलब ये है कि कोई भी फार्माकोलॉजिकल फिनोमेना जिसमें एक ड्रग यानी ड्रग का जो इफ़ेक्ट है वो प्लेच्यू फेज तक पहुंच जाए, ब्लड का यानी ऐसे ड्रग इफ़ेक्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, जो जल्दी से जो प्लेच्यू फेज इसका है उसको रीच कर ले, वहाँ तक पहुंच जाए, तो ऐसे ड्रग्स को हम कहते हैं कि वो सीलिंग ड्रग्स हैं, हाईली सीलिंग के। हाईली सीलिंग मीन्स का मतलब ये है कि ये बहुत तेज़ी से अपना काम कर देती है, बहुत तेज़ी से प्लेच्यू फेज तक पहुंच जाती है। तो इनको लूप डायूरेटिक्स भी कहा जाता है, बहुत इफ़ेक्टिव ड्रग्स होते हैं, और इनको हाई सीलिंग ड्रग्स इनकी इफ़ेक्टिविटी के बेस पे कहा जाता है। और तीसरे नंबर पे है पोटाशियम स्पारिंग डायूरेटिक्स। पोटाशियम स्पारिंग डायूरेटिक्स को ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स भी कहा जाता है। पोटाशियम स्पारिंग डायूरेटिक्स का मतलब ये है कि पोटाशियम को बचाने वाले डायूरेटिक्स, कि ये पोटाशियम को बॉडी से रिमूव होने नहीं देते,
यानी पोटाशियम, आप जितना ज़्यादा पोटाशियम यूज़ करते हो, पोटाशियम जितना ज़्यादा आपके बॉडी के अंदर होगा, तो पोटाशियम एक वेज़ोडाइलेटर का काम देता है। ये ब्लड वेजल्स के अंदर जो टेंशन होती है उसको कुछ हद तक कम कर देती है। यानी उसमें जो ब्लड वेजल्स के अंदर जो टोनिसिटी है उसको कुछ हद तक कम कर देती है। और टोनिसिटी जब कम होती है तो पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम होती है, और पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस जब कम होती है तो ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़ होती है। तो ये ऐसे ड्रग्स है जो कि पोटाशियम को बॉडी के अंदर रिटेन करवाते हैं। इनको हम ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स भी कहते हैं और पोटाशियम स्पारिंग डायूरेटिक्स भी कहते हैं। तो थायोजाइड डायूरेटिक्स के अंदर हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड शामिल है, इस ड्रग ग्रुप का मेंबर है। क्लोरथायालिडोन शामिल है। जो लूप डायूरेटिक्स है हाईली सीलिंग, उसमें फ्यूरेसेमाइड शामिल है। और जो पोटाशियम स्पारिंग डायूरेटिक्स है इसमें स्पाइरोनोलेक्टोन है और एमाइरोलराइड है। अब इसके बाद ACE इनहिबिटर्स हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को समझाया था कि रेनिन का काम ये होता है कि रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन जो कि लीवर में बनती है उसको कन्वर्ट करती है एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 भी फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव सब्सटेंस होता है, इसको कन्वर्ट होना होता है एंजियोटेंसिन 2 में। और एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने के लिए लंग्स में एक एंजाइम बनती है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करती है एंजियोटेंसिन 2 में। तो फिर एंजियोटेंसिन 2 अपने उन 5 एक्शन के थ्रू, 5 बड़े बड़े एक्शन के थ्रू ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाती हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे ड्रग दे सकते हैं जो कि इस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है इसको इनहिबिट कर सके। जब ये इनहिबिट होगी तो एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट नहीं हो सकेगी एंजियोटेंसिन 2 में। तो अगर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है तो उसका कोई एक्शन नहीं है। तो इसीलिए इस तरीके से हम ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। तो जो ACE इनहिबिटर्स है इनमें केप्टोप्रिल है, एनालिप्रिल है, लेसिनोप्रिल है, पेरिंटोप्रिल है, रेमिप्रिल है और फोसिनोप्रिल है। तो ये ड्रग नेम आपने याद करने हैं कि ये ACE इनहिबिटर्स के मेंबर्स है। इनमें से आपको कुछ ड्रग दिए जा सकते हैं, यानी आपको MCQ इस तरह बन सकती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड ACE इनहिबिटर्स। तो उसमें एक होगा केप्टोप्रिल, एक होगा लिसिनोप्रिल और ऑप्शन C होगा फ्यूरेसेमाइड और ऑप्शन डी होगा बोथ A एंड B। तो आपने चूज़ करना होगा बोथ A एंड B के केप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल जो है ये ACE इनहिबिटर्स के ग्रुप के मेंबर है। इसके बाद है तीसरा ड्रग क्लास एंजियोटेंसिन ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो इनको कहा जाता है एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि पहले मौजूद नहीं थे, फिर बाद में ये लेटली बने और इनकी बड़ी अहमियत है। अब ये जो ACE इनहिबिटर्स है ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाले, जब बहुत ज़्यादा पेशेंट को हाइपरटेंशन हो जाती है और उसकी ड्रग की नीड होती है तो उसमें ACE इनहिबिटर्स जो है पेशेंट को एडमिनिस्टर किया जाता है। लेकिन अब जब ये जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जब बने हैं तो इन्होंने काफ़ी इनकी अहमियत पे असर डाला है। अब ये बहुत अहम होते जा रहे हैं क्योंकि इनका एक्शन मज़ीद बेहतर है इनसे भी। तो ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स लोजर्टेन है, केंड्रोजर्टेन है, इसके अलावा आर्बीसर्टेन है, वेलसर्टेन है और टेलमीसर्टेन है। तो ये आपने याद रखनी है कि ये जो सर्टेन जिसके एंड में आ रहे हैं ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। ये AT1 का मतलब है एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स, तो ऐसे ड्रग भी हैं जो कि डायरेक्टली रेनिन को इनहिबिट करती है। अगर रेनिन नहीं होगा तो एंजियोटेंसिनोजिन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट नहीं होगा और 1 में नहीं होगा तो 2 में भी नहीं हो सकता और सारे एक्शन नहीं हो सकते। तो ऐसे रेनिन इनहिबिटर्स जो है वो एलेस्किरिन एक ड्रग है जो कि रेनिन इनहिबिटर है। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स है जिसमें प्रोपेनोलोल है, मीटोप्रोलोल है, एटिनोलोल है। तो ये ड्रग भी हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये हार्ट के अंदर जाके बीटा 1 रिसेप्टर को इनहिबिट करती है। जब बीटा 1 रिसेप्टर इनहिबिट हो जाती है तो हार्ट की जो ओवरऑल जो फंक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है क्योंकि ये नेगेटिव आइनोट्रोप्स, नेगेटिव क्रोनोट्रोप्स और नेगेटिव ड्रोनोट्रोप्स हैं। तो ये हार्ट की जो एक्टिविटी है उसको रिड्यूस कर देते हैं जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाती है।
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं जो कि वेजोडाइलेटर्स है, वेजोडाइलेशन काज करती है और वेजोडाइलेशन के थ्रू ब्लड प्रेशर को कम कर देती है, जिसमें वेरापेमिल है, डाइल्टेज़म है, नेफिडिपिन है, फिलोडिपिन है और नाइट्रनडिपिन है, लेसिडिपिन है, एम्लोडिपिन है। तो ये जितने भी ड्रग्स हैं डिपिन ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, ये आपने याद रखने हैं। बीटा प्लस अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, अब ऐसे ड्रग भी मौजूद है जो कि अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर दोनों को एक साथ ब्लॉक कर देती हैं। तो जाहिर सी बात है कि अल्फा 1 रिसेप्टर आप लोगों को पता है, जब अल्फा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाती है तो वेजोकंस्ट्रक्शन होती है, और जब बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाती है तो फिर ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्टिविटी, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक एक्टिविटी और पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक एक्टिविटीज़ की है। तो इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। तो ऐसे ड्रग भी मौजूद है जो कि बीटा और साथ में अल्फ़ा दोनों को ब्लॉक करते हैं। तो इसमें प्रेजोसिन है, लेबिटेलोल है और कार्विडेलोल है। लेबिटेलोल और कार्विडेलोल बीटा प्लस अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। और अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है जो कि सिर्फ अल्फ़ा रिसेप्टर जो है उसको ब्लॉक करती हैं, इसकी वजह से वेजोकंस्ट्रक्शन होती है। जब ये ब्लॉक हो जाती हैं तो वेजोडाइलेशन होती है, वेजोकंस्ट्रक्शन नहीं होती और ब्लड प्रेशर कम होती है, जिसमें प्रेजोसिन है, डोक्साजोसिन है, टेराजोसिन है, फेंटोलेमीन है और फिनोक्सीबेंजामीन है। तो ये जितने भी ड्रग्स हैं ये अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। और सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स भी है। सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स ऐसे ड्रग्स की जो कि सेंट्रली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करे और उसकी लाइसिस करे, उसको जो है वो रिड्यूस इसको करवाए, तो वो क्लोनाइडीन और मिथाइल डोपा है। तो ये भी आपने याद रखने हैं। वेजोडाइलेटर्स है जो कि सिर्फ वेजोडाइलेटरी एक्टिविटी इनका होता है, जिसमें हाइड्रेलेजीन है जो कि वेजोडाइलेशन काज करती है, जिससे भी ब्लड प्रेशर कम हो सकती है। तो इतने सारे ग्रुप ऑफ ड्रग्स हमारे साथ मौजूद होते हैं हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। अब देख लें इन ड्रग्स के साइड ऑफ एक्शन आप लोगों को यहाँ पे समझाए गए हैं। साइड ऑफ एक्शन ऑफ मेजर क्लासेस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, जो सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल पे एक्ट करती है ड्रग्स सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल पे, तो उनमें ग्वानिथाइडीन है, ग्वानिड्रिल है और रिजरपिन है। तो ये ड्रग्स क्या करती है, ये सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल पे एक्ट करके उसकी जो एक्टिविटी है उसको रिड्यूस करती है। जब सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल पे एक्शन रिड्यूस हो जाती है तो फिर क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं होती, ब्लड प्रेशर में कमी आ जाती है। जो बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं वो हार्ट पे एक्ट करते हैं, जिसमें प्रोपेनोलोल है, और दूसरे बीटा ब्लॉकर्स है एटिनोलोल, मिटोप्रोलोल जो भी है। ये बीटा 1 रिसेप्टर जो हार्ट के अंदर मौजूद होती हैं, जो कि पॉजिटिव क्रोनोट्रोप के हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करना, पॉजिटिव क्रोनोट्रोप हार्ट रेट को इंक्रीज़ करना, पॉजिटिव आइनोट्रोप कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करना और पॉजिटिव ड्रोमोट्रोप कंडक्शन वेलोसिटी को इंक्रीज़ करना, ये इसकी जिम्मेदारी होती है बीटा 1 रिसेप्टर की। तो जब हम इसको ब्लॉक कर देते हैं बीटा 1 रिसेप्टर को, तो हार्ट की जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये दे सकते हैं। इसके अलावा सिंपैथेटिक गैंग्लिया पे जो एक्ट करते हैं, सिंपैथेटिक गैंग्लिया पे एक्ट करके यहाँ से जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को रिड्यूस करवा देते हैं, उन ड्रग्स में ट्राइमथेफिन शामिल है। वेजोमोटर सेंटर पे जो ड्रग एक्ट करती है और वेजोमोटर सेंटर को सप्रेस करती है, इसके थ्रू ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करती है, उसमें मिथाइल डोपा है, क्लोनाइडीन है, ग्वानेबेंज है और ग्वानेफेसिन है। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स पे जो ड्रग्स एक्ट करते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो सर्टेन है, लोसर्टेन है और दूसरे जितने भी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं वो इस ग्रुप में आते हैं। तो इनका काम ये होता है, इनका एक्शन का जगह ये होता है कि ये एंजियोटेंसिन के जो रिसेप्टर होते हैं उन पे एक्ट करके उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो इसकी वजह से फिर एंजियोटेंसिन 1 नहीं बनती। और दूसरे ड्रग्स जो है वो अल्फ़ा रिसेप्टर ऑफ द ब्लड वेजल्स पे भी, ब्लड वेजल्स के अंदर जो अल्फ़ा रिसेप्टर है उस पर भी एक्ट करती है। ऐसे ड्रग्स भी हैं जो कि उसको रिड्यूस करती है, तो वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होती, वेजल्स के अंदर कंट्रक्शन नहीं होती, तो वो प्रेजोसिन है और दूसरे जितने भी अल्फ़ा ब्लॉकर्स हैं। किडनी ट्यूब्यूल पे एक्ट करने वाले ड्रग थायजाइड है जो कि किडनी ट्यूब्यूल पे एक्ट करते हैं और डायूरेसिस काज करते हैं। इसके अलावा ये डायरेक्टली रेनिन पे एक्ट करने वाला ड्रग है जो कि जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स पे जाके वहाँ पे जो रेनिन है इसको बनने नहीं देती, तो ये एलिस्केरीन है। एलिस्केरीन ऐसी ड्रग जो कि रेनिन को रोकती है। तो रेनिन जब रुक जाती है तो एंजियोटेंसिन 1 नहीं होती, 1 जब नहीं होती तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं होती, एंजियोटेंसिन 2 नहीं होती तो इससे आगे का फंक्शन फिर नहीं होता। इसमें जो AC इनहिबिटर्स है,
यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करने वाले जो ड्रग्स है उनमें केप्ट्रोपिल शामिल है और दूसरे जो ऐसी इनहिबिटर शामिल है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखिए बीटा रिसेप्टर ऑफ द जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल देट रिलीज रेनिन, यानी कुछ बीटा रिसेप्टर जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल में होते हैं जो कि रेनिन रिलीज करवाते हैं। तो वहाँ पे भी हम बीटा ब्लॉकर्स के थ्रू, प्रोपेनोलोल और जो दूसरे बीटा ब्लॉकर्स हैं इनके थ्रू जक्स्ट्राग्लोमेरुलस में जो बीटा रिसेप्टर है उनको ब्लॉक कर सकते हैं। जब वो ब्लॉक होंगे तो रेनिन की रिलीज नहीं होगी। इसके अलावा वस्कुलर स्मूथ मसल्स पे एक्ट करने वाले ड्रग्स हैं जो कि वस्कुलर स्मूथ मसल्स पे एक्ट करके वेजोडाइलेशन काज करते हैं, जिसमें हाइड्रोलेजिन है, मिनोक्सिडिल है, नाइट्रोप्रोसाइड है और डायथोऑक्साइड है और कैल्शियम चैनल इनहिबिटर्स है जिसमें वेरापेमिल और दूसरे जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है वो मौजूद है। और इनके अलावा फेनिलडोपाम इसमें मौजूद है जो कि भी एक वेजोडाइलेटर है। अब देख लें कि डायूरेटिक्स है जो फर्स्ट क्लास है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का। तो इसमें डायूरेटिक्स में से जो फर्स्ट क्लास ऑफ डायूरेटिक्स है, डायूरेटिक्स के भी फर्दर क्लासेस हैं, तो उसमें जो फर्स्ट क्लास है वो थायजाइड डायूरेटिक्स है। थायजाइड diuretics such as hydrochlorothiazide and chlorothiazidone lower blood pressure initially by increasing sodium and water excretion। तो ये जो थायजाइड डायूरेटिक्स होते हैं जिसमें हाइड्रोक्लोरोथायजाइड और क्लोरथायलिडोन शामिल है, तो ये ब्लड प्रेशर को किस तरीके से रिड्यूस करती हैं, तो ये सोडियम और वाटर की एक्सक्रीशन करवाती हैं, किडनीज में सोडियम और वाटर की एक्सक्रीशन करवाती हैं और उस एक्सक्रीशन की वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाती है। थायजाइड डायूरेटिक कैन इंड्यूस हाइपोकेलीमिया and to a lesser extent hyperglycemia in some patient। तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट बता रहा है कि थायजाइड डायूरेटिक्स की वजह से कभी कभार हाइपोकेलीमिया होता है और साथ में लेज़र एक्सटेंट में कुछ हद तक हाइपरग्लाइसीमिया भी हो जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हाइपोकेलीमिया क्यों होता है और हाइपरग्लाइसीमिया क्यों होता है। तो थायजाइड डायूरेटिक्स जो है वो उसमें हाइपोकेलीमिया इसलिए होता है क्योंकि ये जो पोटाशियम है उसकी पोटाशियम की जो एक्सक्रीशन है उसको ये थायजाइड डायूरेटिक्स जो है वो उसकी एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ करवाते हैं। तो इसी वजह से इसमें जो पोटाशियम की जब रिलीज़ हो जाती है इनकी वजह से तो फिर हाइपोकेलीमिया होता है। और साथ में हाइपरग्लाइसीमिया इसलिए होता है क्योंकि थायजाइड डायूरेटिक्स की वजह से जो पोटाशियम की डिप्लीशन होती है, पोटाशियम जब बॉडी के अंदर पोटाशियम की कमी आ जाती है तो इसकी वजह से इंसुलिन सिक्रीशन में कमी आ जाती है। स्टूडेंट्स, मैंने जब डायबिटीज़ आप लोगों को पढ़ाया था तो उसमें भी आप लोगों को बताया था कि पोटाशियम का इंसुलिन के साथ कनेक्शन है। पोटाशियम बॉडी के अंदर जितनी ज़्यादा होगी उतनी इंसुलिन की जो सिक्रीशन है वो भी ज़्यादा होगी और पोटाशियम जितनी कम होगी इंसुलिन की सिक्रीशन भी उतनी कम होगी। तो इसीलिए थायजाइड डायूरेटिक्स की वजह से पोटाशियम की बहुत ज़्यादा एक्सक्रीशन हो जाती है और इसकी बहुत ज़्यादा एक्सक्रीशन की वजह से हाइपोकेलीमिया होता है और उस हाइपोकेलीमिया की वजह से इंसुलिन की सिक्रीशन कम होती है और साथ में इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी कम होती है, सिक्रीशन के साथ साथ सेंसिटिविटी भी कम होती है जिसकी वजह से ग्लूकोज टॉलरेंस इम्पेयर हो जाती है और हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। यहाँ पे मैकेनिज्म आप लोगों को दिखाया गया है कि थायजाइड डायूरेटिक्स सोडियम और वाटर के रिटेंशन को डिक्रीज़ करवा देते हैं जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होती है और साथ में थायजाइड डायूरेटिक्स डायरेक्टली पेरिफेरल जो रेजिस्टेंस है, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस उसको भी डिक्रीज़ करवाते हैं। तो दोनों मैकेनिज्म के थ्रू ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करवा देते हैं। अब देखिए लूप डायूरेटिक्स जिन्हें हम कहते थे कि ये हाईली सीलिंग जो डायूरेटिक्स है, तो हाईली सीलिंग डायूरेटिक्स या लूप डायूरेटिक्स इनका एक्शन क्या होता है। द लूप डायूरेटिक्स एक्ट प्रॉम्प्टली बाय ब्लॉकिंग सोडियम एंड क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनीज। लूप डायूरेटिक्स प्रॉम्प्टली भरपूर तरीके से सोडियम और क्लोराइड की जो रीअब्जॉर्प्शन है, यानी सोडियम क्लोराइड की जो रीअब्जॉर्प्शन है किडनीज के थ्रू उसको ब्लॉक करवा देती है। सोडियम और जो वाटर है इसकी सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम और क्लोराइड दोनों ये जो इलेक्ट्रोलाइट है
इन दोनों के रीअब्जॉर्प्शन को बिल्कुल ब्लॉक कर देती हैं। इवन इन पेशेंट विद पुअर रीनल फंक्शन आर दोज हु हैव नॉट रिस्पॉन्डेड टू थायराइड डायरेटिक्स। और ये जो लूप डायरेटिक्स है ये उन पेशेंट में भी काम करते हैं अच्छे तरीके से जिनको पुअर रीनल फंक्शन है, उनकी रीनल फंक्शन कंप्रोमाइज़ है, तो उसमें भी काम करते हैं। और अगर थायराइड डायूरेटिक रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा किसी पेशेंट में, तो उस पेशेंट में लूप डायूरेटिक्स ज़रूर काम करते हैं। तो इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये सीलिंग डायूरेटिक्स है, हाईली सीलिंग। लूप डायूरेटिक्स काज डिक्रीज रीनल वस्कुलर रेजिस्टेंस एंड इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो। और रीनल वेजल्स के अंदर जो वस्कुलर रेजिस्टेंस है उसको भी डिक्रीज करवा देते हैं और रीनल ब्लड फ्लो को इंक्रीज करवा देते हैं। तो ये जो इनकी एक्टिविटी है कि सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। तो सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन जब नहीं होगी तो साथ में वाटर की भी रिटेंशन नहीं होगी, वाटर भी लॉस होगी। और जब वाटर लॉस होगी तो फिर जाके ब्लड वॉल्यूम लॉस होगी। जब ब्लड वॉल्यूम लॉस होगी तो फिर ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अब देखिए जो थर्ड क्लास है डायूरेटिक्स का कि पोटाशियम स्पारिंग डायूरेटिक्स। पोटाशियम स्पारिंग डायूरेटिक्स जिसमें स्पाइरोनोलेक्टोन शामिल है, लिखा है कि आर कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट दैट आइदर compete with aldosterone or directly block epithelial sodium channel। आप देख लें ये ऐसे डायूरेटिक्स है जो कि या तो एल्डोस्टेरोन के साथ compete करती हैं, उसके साथ मुकाबला करके उसके एक्शन को रोकती हैं, या फिर डायरेक्टली जो इपिथेलियल सोडियम चैनल है उनको ब्लॉक करती हैं। तो इसमें जो 2 ड्रग्स हैं मेनली यूज़ होने वाले, स्पाइरोनोलेक्टोन जो है ये एल्डोस्टेरोन के साथ compete करती हैं और एल्डोस्टेरोन के एक्शन को रोकती हैं। और ये जो एमाइलोराइड है एमाइलोराइड जाके इपिथेलियल सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। तो जब हम एमाइलोराइड देंगे तो इपिथेलियल सोडियम चैनल को ब्लॉक करके इसके थ्रू ब्लड प्रेशर को कम करेगा। और जब हम स्पाइरोलोनोलेक्टोन देंगे तो फिर ये एल्डोस्टेरोन के साथ compete करके इसके एक्शन को रोकेगा। तो इस तरीके से ये ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, हाइपरटेंशन को ट्रीट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देख लें एसी इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। तो इसमें देख लें कि ऐसे ड्रग्स मौजूद हैं जो कि रेनिन इनहिबिटर्स हैं, यानी ड्रग्स ऐसे भी मौजूद हैं जो कि डायरेक्टली रेनिन इनहिबिटर्स है। ये टेबल जो है इसमें एसी इनहिबिटर्स के साथ साथ दूसरे ड्रग भी मौजूद हैं। जो रेनिन इनहिबिटर्स है वो क्या करती हैं, वो जो जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपैरेटस है इसमें से जो रेनिन की रिलीज़ होती हैं तो वो रेनिन की रिलीज़ ये ब्लॉक करते हैं। और इसके अलावा क्या एसी इनहिबिटर्स क्या करते हैं, एसी इनहिबिटर्स एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट होने नहीं देते एंजियोटेंसिन 2 में। और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो होते हैं वो एंजियोटेंसिन 2 के जो रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करती हैं। तो रिसेप्टर्स ब्लॉक होंगे तो फिर एंजियोटेंसिन 2 काम नहीं कर पाएगा, या फिर अगर एंजियोटेंसिन 1 के रिसेप्टर्स ब्लॉक होंगे तो फिर ये कन्वर्ट नहीं होगी एंजियोटेंसिन 2 में। तो ये मैकेनिज्म जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है वो आप देख लें कि सबसे पहले लो मैकुलर डेंसा सोडियम एंड क्लोराइड लेवल, लो ग्लोमेरुलर एफरेंट प्रेशर, इनहेंस सिंपैथेटिक एक्टिविटी। तो ये जो जितने भी काम होते हैं कि सोडियम की लॉस और फॉल इन ब्लड वॉल्यूम, फॉल इन ब्लड प्रेशर और रीनल इस्कीमिया, तो ये जितने भी चीज़ें हैं इनकी वजह से रेनिन बनती हैं। तो जब हम रेनिन इनहिबिटर्स देंगे तो रेनिन बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी, इसका काम ख़त्म हो जाएगा। तो फिर एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्ट नहीं हो सकेगा एंजियोटेंसिन 1 में। इसके बाद देख लें कि फिर क्या होता है कि ब्लड वॉल्यूम जब इंक्रीज़ हो जाती है तो या फिर वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, वेजो कंस्ट्रक्शन के थ्रू ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होती है तो फिर ये जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल पे एक्ट करते हैं और वहाँ से रेनिन की रिलीज़ करवाते हैं। तो जब हम कोई ऐसे ड्रग देते हैं जो कि वेजो कंस्ट्रक्शन को रोक सके तो फिर ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। किस तरीके से कम होगा कि जक्स्ट्राग्लोमेरुलर जो सेल्स है इससे रेनिन की रिलीज़ फिर नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है कि सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, अल्डोस्टेरोन सिक्रीशन, तो ये सब चीज़ें रुक जाती हैं। किसकी वजह से, जब एंजियोटेंसिन 2 रुक जाती है। एंजियोटेंसिन 2 जब काम पे आ जाती है तो ये वेजो कंस्ट्रक्शन भी करती है, सोडियम वाटर की रिटेंशन भी करती है, अल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन भी करवाती है। लेकिन अगर हमने एंजियोटेंसिन 2 को रोक दिया एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉकर्स से, या फिर हमने एसी इनहिबिटर्स दे दिया जिसके थ्रू रोक लिया, तो ये सारे एक्शंस हमने रोक लिए जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रही थी।
इसके अलावा यहाँ पे एक बात देख ले स्टूडेंट्स, इस पे शायद आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि एंजियोटेंसिन 2 फिर एंजियोटेंसिन 3 में भी कन्वर्ट होती है और फिर एंजियोटेंसिन 4 में भी कन्वर्ट होती है। तो ये इनेक्टिव फ्रेगमेंट्स है एंजियोटेंसिन 2 के। एंजियोटेंसिन 2 की जब ब्रेकडाउन होती है तो इससे एंजियोटेंसिन 3 और 4 निकलते हैं। तो ये इनेक्टिव फ्रेगमेंट्स होते हैं, इनका कोई फंक्शन नहीं होता। अब देख ले, लिखा है द ACE इनहिबिटर्स आर रिकमेंडेड एज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इन पेशेंट विद ए वैरायटी ऑफ कंपेलिंग इंडिकेशन। अब अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें कंपेलिंग इंडिकेशन है, यानी उसको बहुत ज़्यादा नीड है, हाईली नीड है उसके ब्लड प्रेशर को कम करने की, तो उसमें जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रिकमेंडेड है वो ACE इनहिबिटर्स का होता है। तो ये जो कंपेलिंग इंडिकेशन होते हैं ये किन पेशेंट को होते हैं, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको बहुत ज़्यादा नीड होती है कि उनके हाइपरटेंशन को रिड्यूस किया जा सके। तो उसमें इंक्लूडिंग हाई कोरोनरी डिजीज़ रिस्क, जिन लोगों को इस रिस्क पे है कि उनको हाईली कोरोनरी डिजीज़ रिस्क है, तो उनमें ब्लड प्रेशर को कम करना बहुत ज़रूरी होता है। और हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, उन लोगों में जिनको डायबिटीज़ की हिस्ट्री है तो उनमें भी हाइपरटेंशन को कम करना ज़रूरी है। स्ट्रोक के पेशेंट में, हार्ट फेलियर के पेशेंट में, जिनको मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ है उनमें, और जिनको क्रोनिक किडनी डिजीज़ है तो उनमें, इन सब में जो ब्लड प्रेशर है उसको कम करना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए ऐसे जो कंपेलिंग इंडिकेशंस होते हैं, तो इन कंपेलिंग इंडिकेशंस में हमने ज़रूर पेशेंट की ब्लड प्रेशर को कम करना है, और इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारे साथ जो ऑप्शन है वो ACE इनहिबिटर्स का होता है। ACE inhibitors is also responsible for the breakdown of bradykinin, a peptide that increases the production of nitric oxide and prostacyclin by blood vessels. Both nitric oxide and prostacyclin are potent vasodilator. अब देख लें, ये तो ACE इनहिबिटर्स का फर्स्ट मैकेनिज्म जो है वो ये है कि ये इस जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है उसको इनहिबिट करते हैं। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जब इनहिबिट होती है तो एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट नहीं होती एंजियोटेंसिन 2 में, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन नहीं होती और वेजोकंस्ट्रक्शन नहीं होती। तो उस तरीके से भी ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती है। और दूसरा मैकेनिज्म इसका ये है कि ये ब्रेडिकाइनिन जो है उसकी ब्रेकडाउन करवा देती है। ब्रेडिकाइनिन एक ऐसी पेप्टाइड है जिसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन पैदा होते हैं ब्लड वेजल्स के अंदर। तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन है ये क्या है, ये पोटेंट वेजोडाइलेटर है, बहुत ज़्यादा पावरफुल वेजोडाइलेटर है, वेजोडाइलेशन काज करती है। तो जब ACE इनहिबिटर्स जाके ब्रेडिकाइनिन की ब्रेकडाउन करेंगे तो इससे नाइट्रिक ऑक्साइड और साथ में प्रोस्टासाइक्लिन पैदा होंगे। जब प्रोस्टासाइक्लिन और नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएंगे तो फिर इनकी वजह से वेजोडाइलेशन काज होगी और ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगी। ACE inhibitors decrease angiotensin 2 and increase bradykinin level, यानी एंजियोटेंसिन 2 को ये कम करती है, उसको रोकती है, उसको डिक्रीज करवाती है और ब्रेडिकाइनिन लेवल को इंक्रीज करती है। Vasodilation is result of decreased vasoconstriction from diminished level of angiotensin 2. Vasodilation क्यों होती है? जब हम ACE inhibitor देते हैं तो उसमें vasodilation इसलिए होती है क्योंकि जो decreased vasoconstriction होती है, decreased vasoconstriction इसलिए होती है क्योंकि angiotensin 2 को ये inhibit करती है, तो इससे vasoconstriction decrease होती है। तो जब vasoconstriction decrease होती है तो फिर vasodilation हो जाती है। And enhance vasodilation from increased bradykinin, और vasodilation enhance किस तरीके से होती है? जब ब्रेडिकाइनिन इंक्रीज होती है तो वेजोडाइलेशन काज होती है। रिड्यूसिंग सर्कुलेटरी एंजियोटेंसिन 2 लेवल, ACE इनहिबिटर आल्सो डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। अब देख ले स्टूडेंट्स के ये जब एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को इनहिबिट करती हैं तो इससे क्या होता है, सोडियम और वाटर रिटेंशन भी इनहिबिट होती है। तो जाहिर सी बात है कि जब सर्कुलेटिंग एंजियोटेंसिन 2 लेवल कम हो जाती है तो इससे एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन नहीं होती, और जब एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन नहीं होती तो फिर वाटर रिटेंशन भी नहीं होती और सोडियम भी कम हो जाती है। तो इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर कम हो जाती है। ACE inhibitors reduce both cardiac preload and afterload, thereby decreasing cardiac work. अब देखिए जो कार्डियक वर्क है उसको भी ये रिड्यूस करती है। उसको इसलिए रिड्यूस करती है क्योंकि ये वेजोडाइलेशन काज करती है, ब्रेडिकाइनिन के लेवल को इंक्रीज करती है जिससे वेजोडाइलेशन होता है। तो जब वेजोडाइलेशन हो जाता है तो फिर आफ्टर लोड और फ्री लोड दोनों रिड्यूस हो जाते हैं, तो हार्ट पे जो कार्डियक वर्क लोड है वो भी डिक्रीज हो जाती है जिससे ब्लड प्रेशर डिक्रीज होती है।
अब देखिए एसी इनहिबिटर्स के एडवर्स इफेक्ट के एसी इनहिबिटर्स के एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से हैं। द एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल ऑफ ऑल एसी इनहिबिटर्स इज सिमिलर। जो एडवर्स इफेक्ट है एसी इनहिबिटर्स के, तो जितने भी मेंबर्स हैं एसी इनहिबिटर्स के, तो सब के एडवर्स इफेक्ट एक ही जैसे हैं। कैप्टोप्रिल इज़ वेल टॉलरेटेड बाय मोस्ट पेशेंट स्पेशली इफ डेली डोज इज़ केप्ट बिलो 150 mg। यानी ये जो कैप्टोप्रिल इनमें से ख़ास करके जो कैप्टोप्रिल है वो ज़्यादा टॉलरेटेड होती है, पेशेंट उसको ज़्यादा टॉलरेट करते हैं। ख़ास करके जब 150 mg से उसकी डोज़ हम बिलो रखते हैं तो उसको अच्छे तरीके से टॉलरेट कर लेते हैं। इसके अलावा जो जितने भी एसी इनहिबिटर्स हैं तो सब के एडवर्स इफेक्ट एक ही जैसे होते हैं। कैसे होते हैं, तो लिखा है एन इनिशियल हाइपोटेंशन, यानी वो हाइपोटेंशन काज करती है। तो लिखा है कि एन इनिशियल शार्प फॉलिंग इन ब्लड प्रेशर ऑकर स्पेशली इन डायूरेटिक ट्रीटेड एंड क्रोनिक हार्ट फेलियर्स पेशेंट। यानी जिन लोगों को अगर क्रोनिक हार्ट फेलियर है तो उन लोगों में जाहिर सी बात है कि क्रोनिक हार्ट फेलियर में कंजस्टिव हार्ट फेलियर होती हैं, उनके बॉडी के अंदर एडिमा बन जाता है। तो उस एडिमा को ट्रीट करने के लिए उन पेशेंट्स में हम डायूरेटिक्स देते हैं और इस डायूरेटिक्स की वजह से उन पेशेंट में हाइपोवोल्यूमिया होता है, उनमें जो ब्लड वॉल्यूम होती हैं वो कम होती हैं। तो ब्लड वॉल्यूम जब उनमें कम हो जाती है तो फिर उस टाइम अगर हम एसी इनहिबिटर्स भी दे देते हैं तो ये फिर शार्प फॉल कर देता है ब्लड प्रेशर में, एक तो हाइपोवोलीमिया की वजह से और दूसरा इनके खुद के इफ़ेक्ट की वजह से, तो इसीलिए कह रहा है। इसके अलावा हाइपरकेलीमिया काज करते हैं। अब देख लिए हाइपरकेलीमिया कैसे काज करते हैं। तो एसी इनहिबिटर्स की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसकी जो डायरेक्टली इसकी खुद की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो उसी की वजह से हाइपरकेलीमिया होता है, क्योंकि ये क्या करती है एंजियोटेंसिन 2 को ब्लॉक करती हैं। जब एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉक होती है तो फिर अल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन नहीं होती। अल्डोस्टेरोन जब सिक्रीट होती है तो उसका काम ये होता है कि वो सोडियम और वाटर की रिटेंशन करती है लेकिन साथ में पोटाशियम की सिक्रीशन कर देती हैं। तो जब अल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं होती तो पोटाशियम की एक्सक्रीशन भी नहीं होती, इसीलिए वो बॉडी में रिटेन कर जाती हैं और हाइपरकेलीमिया होता है। और साथ में कफिंग भी काज करती है। जो एसी इनहिबिटर्स है इनकी वजह से कफिंग होती है। तो कफिंग इनकी वजह से क्यों होती है, तो इसका एक मैकेनिज़्म है कि ये जो एसी इनहिबिटर्स है ये रिस्पायरेटरी सिस्टम को इसलिए अफेक्ट करती है क्योंकि इनकी वजह से सब्सटेंस पी जो है वो उसकी रिलीज़ इंक्रीज़ होती है। सब्सटेंस पी क्या है, सब्सटेंस पी एक 11 एमाइनो एसिड वाला एक पेप्टाइड है जो कि एक पेप्टाइड ग्रुप है जिसका नाम टेकिकाइनिन फैमिली ऑफ पेप्टाइड है। तो टेकिकाइनिन फैमिली ऑफ पेप्टाइड से ये ताल्लुक़ रखता है सब्सटेंस पी, और ये 11 एमाइनो एसिड का बना हुआ एक सब्सटेंस होता है। तो इस सब्सटेंस की जो सिक्रीशन है उसको एसी इनहिबिटर्स इंक्रीज़ करवा देते हैं। तो जब इस सब्सटेंस की सिक्रीशन इंक्रीज़ होती है तो ये सब्सटेंस रिलीज़ जो वेगल और ग्लोसोफेरेंजियल सेंसरी नर्व्स हैं वहाँ से होती है। तो इसकी जब रिलीज़ हो जाती है तो इस सब्सटेंस पी की वजह से कफिंग काज होती है, रिस्पायरेटरी सिस्टम इफेक्ट होती है और कफिंग काज होती है। तो इसीलिए कह रहा है कि एसी इनहिबिटर्स की वजह से कफिंग होती है। रेशेस और अर्टिकेरिया हो सकती है, यानी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। तो स्किन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम उन लोगों में आती है जिनको हाइपर सेंसिटिविटी होती है, जिनको ये एसी इनहिबिटर्स जो है उन पे फिट नहीं आते, तो फिर उनको रेशेस और अर्टिकेरिया हो सकती है। एंजियोएडिमा की बात हो रही है स्टूडेंट्स। अब देखिए एंजियोएडिमा किस तरीके से काज करती है। तो जो एसी इनहिबिटर्स है इनकी वजह से जो ब्रेडिकाइनिन की जो ब्रेकडाउन होती है वो इनहिबिट होती है, और ब्रेडिकाइनिन की डिग्रेडेशन जब इनहिबिट हो जाती हैं तो ब्रेडिकाइनिन की प्लाज्मा में लेवल इंक्रीज़ होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब एसी इनहिबिटर्स की वजह से ब्रेडिकाइनिन की लेवल इंक्रीज़ होती है ब्लड प्लाज्मा में, तो जो ब्रेडिकाइनिन है ये एक वेजोडाइलेटर है और इसकी वेजोडाइलेटरी इफेक्ट की वजह से ब्लड वेजल्स वीडन बन जाते हैं और फिर इससे मोर परमिएबल बन जाते हैं और फिर वहाँ पे स्वेलिंग काज होती है। इसको कहते हैं एंजियोएडिमा। तो यही वजह है कि ब्रेडिकाइनिन के लेवल को इंक्रीज़ करने की वजह से एसी इनहिबिटर्स एंजियोएडिमा काज करती हैं। एडवांटेजेस ऑफ एसी इनहिबिटर्स। तो एडवांटेजेस क्या है एसी इनहिबिटर्स के। एडवांटेजेस में लिखा हुआ है कि
फ्री ऑफ पोस्चुरल हाइपोटेंशन। ये जो एसी इनहिबिटर्स है ये पोस्चुरल हाइपोटेंशन काज नहीं करते। इनकी वजह से देखा गया है कि कभी पोस्चुरल हाइपोटेंशन काज नहीं होती। यानी पोस्चुरल हाइपोटेंशन मीन्स कि जब पेशेंट अपना पोजीशन चेंज करता है तो उसको वो हाइपोटेंशन काज हो। तो इसके अलावा जो जितने भी ड्रग्स हैं, जो जितने भी क्लास ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, उनकी वजह से पोस्चुरल हाइपोटेंशन काज होती हैं, लेकिन इसकी वजह से काज नहीं होती। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस भी काज नहीं करते ये, और यानी कुछ हद तक कुछ हाइपरकेलीमिया काज करते हैं, इस तरह होता है, लेकिन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस काज नहीं कर सकते हैं। और फीलिंग ऑफ वीकनेस एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट, और ये फीलिंग ऑफ वीकनेस भी काज नहीं करते, यानी बंदा इन ड्रग को यूज़ करके कमज़ोरी महसूस नहीं करता, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। और आस्थमेटिक पेशेंट्स में देखा गया है कि ये सेफ़ होते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है तो उसमें सेफ़ होते हैं। और ख़ास करके सबसे बड़ी और अहम और अच्छी बात ये कि जब इनको विड्रा किया जाता है, एसी इनहिबिटर्स को जब बंद किया जाता है, तो बंद करने की वजह से रीबाउंड हाइपरटेंशन नहीं होती है। कभी कभार ऐसे ड्रग्स भी मौजूद है जिनको बंद करने से जब बंदा उनको छोड़ देता है तो उनको रीबाउंड हाइपरटेंशन होता है, जो कि मोर कम्प्लेक्स होता है और कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इनके साथ ये नहीं है। जब इनको विड्रा किया जाता है तो कोई रीबाउंड हाइपरटेंशन नहीं होती। अब देख लें यूजेस ऑफ एसी इनहिबिटर्स के। एसी इनहिबिटर्स के यूजेस कौन कौन से हैं। तो लिखा है द एसी इनहिबिटर्स आर फर्स्ट लाइन ड्रग इन ऑल ग्रेड ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की जो जितने भी तमाम ग्रेड्स है, तो हर एक ग्रेड में ये फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग के नाम से तस्वुर किए जाते हैं। बट एंजियोटेंसिन receptor blockers ARBs have now suppressed them in popularity। ये मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि जब ये ड्रग्स बन गए, ये ARBs बन गए, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, तो इन्होंने जो एसी इनहिबिटर्स की पॉपुलैरिटी है उसको थोड़ा सप्रेस किया हुआ है। अब ये ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं जो ARBs हैं। एसेंशियल हाइपरटेंशन रिस्पॉन्ड टू मोनोथेरेपी विद एसी इनहिबिटर्स। जो एसेंशियल हाइपरटेंशन होती है, प्राइमरी हाइपरटेंशन, उसमें अगर हम एसी इनहिबिटर्स के थ्रू मोनोथेरेपी भी करते हैं तो मोनोथेरेपी से भी ये ठीक हो जाते हैं। एंड मेजोरिटी ऑफ द रेस्ट ऑफ दियर कम्बिनेशन विद डायूरेटिक आर बीटा ब्लॉकर। और फिर अगर नहीं होते हैं मोनोथेरेपी से ठीक, तो फिर हम साथ में अगर कोई डायूरेटिक्स शामिल करें या फिर बीटा ब्लॉकर शामिल करें तो उससे ज़रूर ठीक हो जाते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हम यूज़ कर सकते हैं एसी इनहिबिटर्स। एसी इनहिबिटर्स कॉज बोथ आर्टियोरल एंड वेजोडाइलेशन इन द क्रोनिक हार्ट फेलियर पेशेंट। तो ये आर्टियोरल और वेनोडाइलेशन यानी वेन्स के अंदर भी, आर्टरीज के अंदर भी डायलेशन काज करती हैं। तो इस वजह से क्रोनिक हार्ट फेलियर के जो पेशेंट होते हैं उनको हम दे देते हैं ताकि उनमें आफ्टर लोड और प्री लोड कम हो सके, हार्ट पे जो वर्क लोड है वो रिड्यूस हो सके। मायोकार्डियल इन्फाक्शन के टाइम हम दे देते हैं। मायोकार्डियल इन्फाक्शन के टाइम हम इसलिए दे देते हैं क्योंकि लिखा है लॉन्ग टर्म एसी इनहिबिटर थेरेपी रिड्यूस रिकरेंट मायोकार्डियल इन्फाक्शन। ये इसलिए करते हैं क्योंकि मायोकार्डियल इन्फाक्शन इसलिए होती है कि उसमें जब वेजोकंस्ट्रक्शन होती है, ब्लड इस्कीमिया हो जाता है, ब्लड कार्डियक सेल्स को नहीं पहुंचती, तो उस ब्लड के ना पहुंचने की वजह से वहाँ पे सेल डेथ होती है जिसको हम मायोकार्डियल इन्फाक्शन कहते हैं। तो हम एसी इनहिबिटर्स अगर लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं तो वेजोडाइलेशन होती है और ब्लड की जो रिलीज़ है, जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाती है और रिकरेंट मायोकार्डियल इन्फाक्शन जो है वो इससे प्रिवेंट हम कर सकते हैं। प्रोफाइलेक्सिस इन हाई कार्डियोवास्कुलर रिस्क सब्जेक्ट। जिन लोगों को हाईली कार्डियोवास्कुलर रिस्क है तो उन लोगों में हम प्रोफाइलेक्टिकली एहतियाती तदाबीर के तौर पर ये ड्रग दे सकते हैं। AC inhibitors are protective in high cardiovascular risk subject even when there is no associated hypertension or left ventricular dysfunction। यानी AC inhibitors प्रोटेक्टिव ड्रग्स हैं उन लोगों में जिन लोगों को कार्डियोवास्कुलर रिस्क होता है, उन लोगों में जिन लोगों को कोई वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन या किसी और डिजीज़ से रिलेटेड भी अगर कोई हाइपरटेंशन है, जिस हाइपरटेंशन की वजह से वो कार्डियोवास्कुलर रिस्क पे है या लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन की वजह से वो कार्डियोवास्कुलर रिस्क पे है, तो उनमें हम एहतियाती तदाबीर के तौर पर एसी इनहिबिटर दे सकते हैं। एसी इनहिबिटर्स में इम्प्रूव एंडोथीलियल फंक्शन, क्योंकि एसी इनहिबिटर्स एंडोथीलियल फंक्शन को भी इम्प्रूव करती हैं। तो एंडोथीलियल फंक्शन जितना इम्प्रूव होगा उतना ये कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स के लिए अच्छा है कि उसकी वजह से इसमें कुछ हद तक बेहतरी आ सकती है।
अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ तक काफ़ी है आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को जब ARBs पढ़ाऊँगी तो उसमें आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।